बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मास ऑफ अर्थ। इस लेक्चर में हम अर्थ के मास को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। छोटा सा टॉपिक है। पहले हम एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हम कंसिडर करते हैं तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। और हेडिंग में दिया है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने से पहले हम एक डायग्राम को बनाते हैं और उसी के मुताबिक हम पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास है अर्थ। दिस इज अर्थ। ये मेरे पास अर्थ है। इसको मैं कहता हूं एम ई। इसका मास है एम ई। एम ई मीन मास ऑफ अर्थ। और इसके सरफेस पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, उसको मैं इस ग्रीन से डिनोट करवा देता हूं। चलो ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई घर है, कोई भी बॉडी है, कोई बाल है। एक ऑब्जेक्ट मैंने अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूं एम ओ। MO stands for mass of object. ME stands for mass of अर्थ। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, जो फासला है, इसको मैं कहता हूँ RE। इसको मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ। ये डिस्टेंस हमेशा आपने सेंटर टू सेंटर लेना है, ठीक है। इसके सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो फासला है इसको मैं कहता हूँ RE, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर RE हम इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का रेडियस जो है वो बहुत छोटा होता है आपके पास। अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया RE का। अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कि जब भी आपके पास दो बॉडीज होती है तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा तो उसको हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फार्मूले से लिख सकते हैं। सो अगेन मैंने ये रेड वाला जो है मैंने अर्थ को कंसीडर किया है। दिस इज एम ई मीन मास ऑफ अर्थ। और अर्थ के सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है जो कि ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है। उसका मास है एम ओ। एम ओ मीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एज वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी मीन ग्रेविटेशन फोर्स ये बराबर होता है जी m1 m2 हम जनरली लिखते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, दूसरा मेरे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिख दूंगा m ओ मीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा मैं लिखता हूँ m ई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस किया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। यानी इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है वो इसके फार्मूले के मुताबिक इसके बराबर है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to weight of the body। डायनामिक्स में भी हमने पढ़ा है, देखो जितना इस बॉडी का वेट होता है तो उसी के मुताबिक उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा। अगर इस बॉडी का वेट आपके पास ज्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर इस बॉडी का वेट कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी जाहिर बात है वो कम होगी। तो मैंने ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन वेट ऑफ द बॉडी के बराबर ले लिया। और हमें पता है कि डब्ल्यू जो है वो एम जी के बराबर है। यहाँ पर मास हम कौन सा लेंगे, एम ओ वाला, तो मैं इधर लिख दूंगा एम ओ मीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो राइट साइड भी जाहिर बात है वो आपस में बराबर होंगे। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ एम ओ मीन ये वाला इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दोनों को मैंने कंपेयर किए। अब इन फॉर्मूले में जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करें, जो नहीं हो सकते उसको आप एज इट इज ले आए। तो यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ग्रेविटी रह जाएगी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 3। अब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ नॉट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस फार्मूले को हम अरेंज करेंगे। तो मैं लिख दूंगा अरेंजिंग इक्वेशन 3। अरेंजिंग इक्वेशन 3 मैं इसको लिख तो सकता हूं। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ जी मास ऑफ अर्थ रह जाएगा। ऊपर आप इसको शिफ्ट करें जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ।
अब दोनों साइड अगर मैं g से डिवाइड करूं, कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, तो मेरे पास ये रह जाएगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय g। ये इक्वेशन नंबर 4। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसको आप कैपिटल G से डिवाइड करें तो ये g उस g के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं हो सकते तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर आपने किसी भी प्लेनेट के मास को फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास उसके सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसका रेडियस ये चाहिए। आप किसी भी प्लेनेट के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि बात स्पेसिफिकली अर्थ के लिए होती है तो हम अर्थ की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सिंस हमें पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी जो है आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास बराबर होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। ये इसके बराबर होता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो तो हमें पहले भी पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आप उठा के इक्वेशन 4 में इंसर्ट करें तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट मास ऑफ अर्थ को आप उसी तरह लिख दें जो वैल्यू आपके पास मौजूद है इसको आप यहाँ पर इंसर्ट करें। तो मैं लिख सकता हूँ 9.8 इस जी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर डाल दिया और नीचे है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की। अब हम इस तरह करते हैं मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, देखो 9.8 को इसी तरह लिख दें, ठीक है। 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है ना और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम इस तरह कर लेंगे, ये स्क्वायर इस पर अलग लेते हैं और इस पर अलग लेंगे। तो आप कैलकुलेटर उठा लेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है। देखो 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का होल स्क्वायर है तो ये 2 इस पर भी है और ये इस पर भी है तो आप इस तरह कर ले 6.4 मल्टीप्लाई बाई 6.4 मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर ले लेंगे, मेरे पास 40.96 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 40.96 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 2 12, क्योंकि देखो जब आपके पास पावर पर स्क्वायर आ जाए तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके पास 12 आ जाएगा और नीचे वाला जो टर्म है उसको आप उसी तरह लिख दे 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, ये मैंने लिख दिया। अब हम सिंपल कर देंगे मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8 और इस 40.96 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 6.67 60.18, ये मेरे पास आ जाएगा 60.18। लंबी सी डिवीजन है, हम पूरे को नहीं लेंगे, बस आप डिवीजन के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिवीजन लिख दिए, ठीक है। 60.18 मल्टीप्लाई बाय, देखो 10 पावर 12 ये तो मैंने छेड़ा नहीं है तो इसी तरह है और नीचे जो है आपके पास 10 पावर -11 है, लेकिन अगर इस 11 को मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो ये 10 पावर प्लस 11 बन जाएगा, बिल्कुल बन सकता है। और ये लाइन जो है इसको मैं खत्म कर दूंगा। दोबारा स्टेप को मैं रिपीट करवा देता हूं। देखो 9.8 को आप मल्टीप्लाई करें 40.96 के साथ, जो वैल्यू आ जाए उसको आप 6.67 से डिवाइड करें, मेरे पास ये 60.18 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय, देखो 10 पावर 12 तो पहले से मैंने लिख दिया और ये नीचे 10 पावर -11 जो है उसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, सिंपल बात है। अब मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 60.18 मल्टीप्लाई 10 पावर, बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो ये 12 है, 12 को आप 11 के साथ प्लस करें, सो 12 प्लस 11 में लिख सकता हूँ, ओके। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 60.18 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 को जमा करें तो 3 और 1 1 2, 60.18 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आ जाएगा। मास से तो किलोग्राम में ले दूंगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर यूनिट्स लिखने होते हैं, ठीक है। यूनिट में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो तमाम वैसे भी कैंसिल होते हैं, आपने लेफ्ट साइड पर क्वांटिटी को देखने की कौन सी है, मास है तो आखिर में आप उसके साथ उसका यूनिट लिख दे। अब एक्चुअल जो मास अर्थ का है वो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम है और ये मेरे पास 23 है, तो मैं इस तरह कर दूंगा। इस पॉइंट को अगर मैं एक मतलब इस साइड पर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, देख लो। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये 60 है, अब ये 6.0 बन जाएगा, तो मैं 6.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पहले से है
और एक मतलब मैंने इसको शिफ्ट किया। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 पावर, बेस सेम पावर शुड बी एडेड। 23 को आप 1 यानी उसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 24 किलोग्राम। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ द अर्थ। तो ये तरीका है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके हम अर्थ के मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक डायग्राम कंसीडर किया, उसमें हमने एक अर्थ ले लिया, दूसरा हमने अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी प्लेस की। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके मास को मैंने एम को ओ का नाम दिया, एम ओ मीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके मास को मैंने एम ई का नाम दिया, मास ऑफ अर्थ। दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर ई का नाम दिया, रेडियस ऑफ अर्थ। और फिर आप लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके और ये कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी और प्लेनेट यानी जुपिटर के लिए, मून के लिए, वेनिस के लिए, मार्स के लिए, यानी कोई और प्लेनेट आपने उसके लिए मास को फाइंड करना है, बस आपके पास दो फैक्टर्स यानी दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक उस प्लेनेट पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, और दूसरा जो है उस प्लेनेट का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो बस आप इक्वेशन फॉर्म में पुट क्या करें, कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मैं एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा तो ये फर्दर आपका कंसेप्ट बिल्ड अप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।